जम्बू द्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। जम्बू द्वीप के ऊपर जो हमने ये श्रृंखला चलाई हुई है, आज का इसका ये 5वां पुष्प आपके लिए समर्पित है। और आज जो नाम है इस विषय का, वो हमने दिया है बहुत सामान्य सा, लेकिन ये अपने आप में असामान्य है, क्योंकि ये विषय बहुत सामान्य नहीं है। विषय अपने आप में असामान्य है। इस विषय का जितना ज्ञान आपको होगा, आई एम टेलिंग यू, उतना आपके अंदर इतना साहस, इतना उत्साह, इतना इतना एक मन में कुछ कार्य करने का, भारत भूमि के प्रति, उसके शौर्य के प्रति, उसके गुणगान के प्रति, ज्योति जला निज प्राण की, बाती गढ़ बलिदान की, चलो उतारे आरती माँ की पावन आरती, आओ हम सब चले उतारे माँ की पावन आरती। ये भारत माँ की बात है। आज बात है जम्बू द्वीप और भारत वर्ष की। पुराणों में भूगोल की संकल्पना किस तरीके से दी गई है, आज उसके बारे में भी बात करेंगे। आप सभी से निवेदन है, ये जम्बू टॉक्स है, ये जम्बू थॉट्स है, इस विचार को अपने साथ में जोड़िए, इसके अधिकारी आप भी बनिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आपने नहीं किया है तो कृपया अभी करें। बेल आइकॉन एक्टिवेट करें, जिससे हमारी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिए। कुछ भी पसंद आता है तो, नहीं पसंद आता है तो भी टिप्पणियां अवश्य कीजिएगा, जिससे इसकी रीच बढ़े। और जैसा कि मैंने पहले वाले वीडियो में बताया है, आधे मिनट में आपको ये भी बताऊंगा कि हमने पुनः जम्बूद्वीप का जो अभियान शुरू किया है, इसके लिए प्रबुद्ध सदस्यों का एक समूह हम लोग बना रहे हैं, जो भारत के हर एक शहर में, हमारा प्रयास ये रहेगा कि भारत के प्रत्येक शहर में हमारे लोग हों और 25-50 लोग हों, जिनके साथ में फिजिकल मोड में भी हम लगातार बैठकें कर सकें। उसके लिए हमने मात्र एक छटाई और व्यवस्था पक्ष हेतु 1100 रुपए का धर्मांश, वार्षिक धर्मांश रखा है। हमारा प्रयास ये है कि आप सभी को वर्ष में लगभग 30 कक्षाएं, प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी, प्रोफेसर रामेश्वरम विश्व पंकज जी, आज जो हमारे बीच आने वाले हैं, प्रोफेसर अरुण कुमार उपाध्याय जी, उनके माध्यम से, इन लोगों के माध्यम से आपको मिले और हम आपके शहर तक भी जाएं, ऐसा हमारा प्रयास है। कृपया आप, अगर हमारे सहयोगी सदस्य, प्रबुद्ध सदस्य अब तक नहीं बने हैं, अगर आप पढ़ना लिखना और इसमें इंटरेस्टेड हैं, कृपया अवश्य बने। और जम्बू टॉक्स क्योंकि एक बड़ा स्टूडियो बना रहा है, इसके लिए हमने 7 पैट्रॉन्स की श्रेणियां वर्गीकृत की हैं। उनमें से कोई भी श्रेणी में आप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे पैट्रॉन बन सकते हैं। इसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। ये जम्बू टॉक्स के स्टूडियो को बनाने में, वैतनिक सहयोगियों को साथ में लाने में, नए तकनीकी उपकरणों की खरीद में और बहुत सारी चीजों में हमारा बड़ा साथ देगा, ऐसा आप सभी से हमारा निवेदन है। तो हमारे प्रबुद्ध सदस्य बनिए, हमारे संरक्षक सदस्य बनिए, या फिर आप यथेच्छा अपने अनुसार हमारे लिए कोई भी धर्मांश अर्पित कर सकते हैं। उसका हमेशा स्वागत रहेगा और वो भारत विषयक, धर्म विषयक, सनातन विषयक ही व्यय किया जाएगा, ऐसा मैं आपको भरोसा दिला सकता हूँ। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। मैं स्वागत करता हूँ हमारे बीच पधारे हुए आज के हमारे अतिथि डॉक्टर अरुण कुमार उपाध्याय जी। सर नमस्ते, प्रणाम, कैसे हैं आप? ठीक हो? अरुण जी उड़ीसा के रहने वाले हैं, उड़ीसा में, और वहाँ के पूर्व डीजीपी आप रहे हैं, और भूगोल के बारे में आपका बहुत विशद अध्ययन है, और हम उस चीज को आज आपके साथ में जानना चाहेंगे। सर, एक विषय आज हमने लिया है जम्बू द्वीप और भारतवर्ष, और पुराणों में भूगोल के बारे में आपका बहुत विशद अध्ययन है। आपके जो पोस्ट जो मुझे मिलते रहते हैं, आप जो भेजते रहते हैं, मैं उसको पढ़ करके बड़ा भौचंका रह जाता हूँ कि आपने कैसे पुलिस डिपार्टमेंट में ये सब होते हुए और आपने किया और इतना बड़ा अध्ययन किया। आज आपसे जानना चाहेंगे सर, जम्बू द्वीप और भारतवर्ष के बारे में, पुराणों में भूगोल के बारे में। ये मंच आपका है सर, अपनी बात रखें। श्रीमान अरुण कुमार उपाध्याय जी, प्रणाम सर। मेरा जन्म वैसे आरा का है, बिहार में। मेरे पिताजी वैदिक शब्दकोश लिख रहे थे, उस समय मैं बच्चा था, मेरा स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ था, तो उनसे चर्चा में कई विषयों में मेरी रुचि हुई, कुछ थोड़ा अध्ययन भी हुआ। बाद में उस पर विस्तार से मैंने अध्ययन किया। और जम्बूद्वीप, जैसे हर पूजा में संकल्प किया जाता है, जम्बूद्वीप भारतवर्ष भारत खंडे आर्यावर्तांतर्गत, तो इसमें भी कई संदेह होते हैं कि वैसे तो जम्बूद्वीप एशिया को कहते हैं, लेकिन शकद्वीपी ब्राह्मण कुछ लोग हैं, शक जातियों का आक्रमण भारत में पश्चिम और उत्तर से हुआ, दक्षिण यूरोप और मध्य एशिया से जी। तो शक जाति, शकद्वीप और शकद्वीपी ब्राह्मण, इनमें अंतर क्या है, यह भी भ्रम का विषय रहा है। उसी तरह से भारतवर्ष या भारत खंड किसको कहते हैं, इसके बारे में अभी भी भ्रम बना हुआ है। तो मैं सबसे पहले
पुराण में भूगोल का वर्णन किस प्रकार से किया गया है, इस पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। जी। दो प्रकार से नक्शे बनते थे। एक नक्शा तो जैसे उत्तरी गोलार्ध का है, वह 4 खंडों में बनता था और वो 4 रंग में बनते थे, जिसको मेरू के 4 पार्श्व कहते थे। और उसका 4 तरह का रंग होता था। आज भी नक्शा बनाने में 4 तरह के ही रंगों का व्यवहार होता है, जो कि भारत में पहले से चला आ रहा है। तो वहाँ पुराण में प्राय मेरू के 4 पार्श्वों का रंग अलग अलग दिया हुआ, उन रंगों में इन देशों का नक्शा बनता था। तो उससे मेरू यह है कि जैसे पृथ्वी पर विषुवत रेखा पर एक उसकी सीमा पर एक वर्ग बनाइए, और हर रेखा से उत्तरी ध्रुव की दिशा में एक 1 लाख योजन, मतलब पृथ्वी के आकार से करीब 100 गुना बड़ा त्रिज्या लीजिए, वहां तक का एक शंकु बनाइए। उस शंकु पर जो प्रोजेक्शन होगा, उस पर मैप नक्शा बनता था। उसमें समस्या ये होती है, आजकल भी यही समस्या है कि पृथ्वी गोलाकार है, लेकिन हम नक्शा प्लेन समतल पर कागज पर बनाते हैं। तो समतल कागज पर बनाने के लिए प्रोजेक्शन करना पड़ता है। तो भारत में मेरू पर प्रोजेक्शन होता था। मेरू मतलब जैसे विषुवत रेखा पर की सीमा पर एक वर्ग बनाया गया, वर्ग की हर भुजा से एक त्रिकोणाकार लाइन लिया गया, जो कि उत्तरी ध्रुव की दिशा में 100 गुना लंबा होगा, और उस मेरू पर प्रोजेक्शन होता था। तो उसका अभी भी प्रायः वही है, अभी मर्काटर प्रोजेक्शन कहा जाता है, वो बिल्कुल पैरेलल हो जाता है। ये कोनिकल प्रोजेक्शन था, या पिरामिडल प्रोजेक्शन कह सकते हैं। प्रायः वही होता है दोनों में। आजकल मर्काटर प्रोजेक्शन कहते हैं। तो कोई भी नक्शा बनेगा वो बिल्कुल सही नहीं बन सकता है, क्योंकि वो प्लेन मैप बनाने पर विषुवत रेखा में बड़ा एरिया छोटा दिखेगा, उत्तरी ध्रुव की तरफ जैसे बढ़ते जाएंगे वो छोटा एरिया बड़ा दिखता जाएगा। जैसे ग्रीनलैंड से भारत 15 गुना बड़ा है, लेकिन वो भारत से बहुत बड़ा दिखता है, क्योंकि वो उत्तरी ध्रुव के पास है। तो ये समस्या पहले भी थी। तो 4 खंडों में उत्तर गोलार्ध का नक्शा बनता था। एक जिस भाग में भारत है, उस पाद को भारत ही कहते थे। वो भारत के अलावा भी उसमें अन्य देश थे, लेकिन नक्शा बनाने के लिए इस पाद को हम भारत कहते थे। लिखा है विष्णु पुराण, भागवत पुराण आदि में, भूवृत्त पाद पद्म के ये 4 दल हैं या पत्र हैं। तो पहला पत्र हुआ भारत, इसके पूर्व में जो पत्र होगा उसको भद्राश्व वर्ष कहते थे, पश्चिम में जो होगा उसको केतुमाल वर्ष कहते थे, और विपरीत दिशा में जो होगा उसको कुरु वर्ष कहते थे। कुरु वर्ष में भी काफी भ्रम है। एक तो भारत में ही कुरुक्षेत्र है, लेकिन कुरु वर्ष भारत के ठीक उल्टी दिशा में, वर्तमान काल में जहाँ उत्तर अमेरिका उधर था कुरु वर्ष। और अच्छा। उत्तर कुरु जो नगर था वो अभी कुरुक्षेत्र की देशांतर रेखा पर जो सबसे उत्तर का टाउन था, अभी उसको ओम्स्क कहते हैं, साइबेरिया का ओम्स्क साइबेरिया। को। हाँ, उसके आसपास उत्तर कुरु नगर था। ये सभी ज्योतिष की किताबों में इनका वर्णन है विस्तार से। उत्तर कुरु नगर क्या है, कुरु वर्ष क्या है, और कुरुक्षेत्र क्या है, इन तीनों का अलग अलग वर्णन विस्तार से सभी प्राय सभी ज्योतिष ग्रंथों में। तो ये उत्तर गोलार्ध का 4 खंड में नक्शा बना। दक्षिण गोलार्ध का भी 4 खंड में नक्शा बनता था। उनको भारत वाला जो खंड था, या उसको दल कहते थे, भूपद्म का एक दल हुआ। इसमें आकाश के 7 लोकों की तरह इस खंड में भी 7 लोक बनाए गए थे। जैसे उज्जैन से 45 डिग्री पश्चिम से 45 डिग्री पूर्व तक, उज्जैन को भारत का मध्य भाग मानते थे। तो 45 डिग्री पश्चिम से 45 डिग्री पूर्व तक 90 डिग्री का जो क्षेत्र होगा, एक पाद होता है वृत्त का। तो इस पाद में विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव तक जो क्षेत्र होगा उसको भारत कहते थे। और इसमें भूलोक होगा विषुवत रेखा से विंध्य पर्वत तक भूलोक हुआ। विंध्य से हिमालय के तराई तक मध्यम लोक भुवन लोक होगा। कई जगह राजा दिलीप को कालिदास ने मध्यम लोकपाल कहा है, बीच के लोक के पाल है। मध्यम लोकपाल का मतलब ये नहीं कि आकाश में सौर मंडल या अंतरिक्ष के पालक थे, वो भारत में ही जो मध्यम लोक था उसके पालक थे। उत्तर में त्रिविष्टभ था, जिसका प्रचलित अर्थ है स्वर्ग, लेकिन शाब्दिक अर्थ है कि 3 विटप होते हैं। 3 विटप इसलिए कहते थे
कि जैसे वृक्ष का क्या करता है कि हजारों जड़ की छोटी-छोटी शाखाएँ हैं, उनसे ज़मीन से पानी लेकर के या मिनरल लेकर के ऊपर शाखा और पत्तों तक पहुँचाता है। नदी का भी वैसा ही काम होता है, जैसे बहुत बड़े क्षेत्र में जो वर्षा का पानी गिरा, वो छोटी-छोटी धाराएँ मिल कर के एक नदी के माध्यम से वो समुद्र तक चली जाती हैं। तो तिब्बत में 3 नदी क्षेत्र थे। पश्चिमी जो त्रिविष्टप का जो पश्चिमी भाग था, जिसको अभी कश्मीर कहते हैं, उसका जल सिंधु नदी से निकलता था, उसको विष्णुविटप कहते थे। और वहाँ के जो देवी हैं, उनको वैष्णो देवी इसलिए कहते हैं कि वो विष्णुविटप था, जो सिंधु नदी का जल क्षेत्र है। इनको कैचमेंट एरिया कहते हैं अंग्रेजी में, और अमेरिकन लोगों ने अपना नया नाम दिया वाटरशेड मैनेजमेंट, वाटरशेड उसको कहते हैं, लेकिन दोनों एक ही चीज़ है। भारत में उसको कह सकते हैं जल ग्रहण क्षेत्र। बीच का जो क्षेत्र है शिवविटप, जिसको शिव की जटा भी कहते हैं, वहाँ से गंगा नदी का वहाँ का पानी गंगा नदी से गंगा सागर तक पहुँचता है। तो सिंधु नदी से जो पानी निकलता है और वो जिस समुद्र में पहुँचता है उसको भी सिंधु समुद्र कहते थे, अभी उसको अरब सागर कहते हैं। पूर्व पूर्व में गंगा नदी भी जिस समुद्र में मिलती है उसको गंगा सागर कहते हैं। अभी गंगा सागर सिर्फ बंगाल के समुद्र तट पर एक तीर्थ है, लेकिन वो पूरा समुद्र गंगा सागर कहलाता था, और जिसमें गंगा नदी मिलती थी। और ब्रह्मपुत्र का जो वो तिब्बत के उत्तरी भाग पूर्वी भाग से ब्रह्मपुत्र निकलती है, उसका पहाड़ी भाग लोहित कहा जाता है, बाद में उसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, तो वो ब्रह्मविटप था। ब्रह्मपुत्र का जो पूर्वी भाग था उसको अभी भी ब्रह्मदेश कहते थे। अभी ब्रह्मदेश का नया नाम हो गया म्यांमार, मतलब संस्कृत में महाअमर कहते थे। देवताओं के मुख्य जो थे उनको ब्रह्मा को महाअमर कहते थे, तो ब्रह्मा के बदले महाअमर कर दिया, बस इतना ही अंतर हुआ। तो एक कहानी है पुराणों में कि गंगा नदी ब्रह्मा के कमंडल में समा गई थी। तो ब्रह्मा का कमंडल क्या हुआ, ब्रह्मदेश और भारत के पूर्वी तट के बीच का जो समुद्र है वही ब्रह्मा का कमंडल है। मतलब क मतलब उसमें जल हुआ, मंडल मतलब जल का क्षेत्र हुआ। तो ब्रह्मा का कमंडल भी है, गंगा सागर भी है। और इस हम्म। समुद्र पर जिन राजाओं का प्रभुत्व था उनको भी गंगवंश कहते थे। जैसे उड़ीसा के गंगवंश के राजा थे, जिन लोगों ने वर्तमान जगन्नाथ मंदिर प्राय 1000 वर्ष पहले बनाया था, उनको भी गंग राजा कहते थे, या चोल गंग कहते थे। माने गंगा सागर के मुख्य, चोल मतलब मुख्य हुआ, चूड़ा। तो ये भारत के 3 लोक हुए। उसके बाद महर लोक था, जिसको आजकल चीन कहते हैं। तो चीन के लोगों के ब्रह्मा ने कहा था महान, इसलिए आज भी उनकी जाति का नाम हान है। तो चीन की सभ्यता भी काफी पुरानी है, उनको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। पुराणों में भी या वेद में भी चीन का वर्णन है कि पहले वर्णन है। बृहस्पति चीन के ही थे, ये भी वर्णन है। अच्छा। तो हाँ, वो अलग विषय है, लेकिन पहले चलिए। बृहस्पति वो चीन के थे। और बृहस्पति ने जो हर शब्द के अलग अलग चिन्ह दिया था, उसको शब्द पारायण कहते थे। उनमें उन्होंने अक्षरों में विभाजन नहीं किया था। वो लिपि आज भी चीन में ही प्रचलित है, हर शब्द के लिए अलग अलग चिन्ह है, उसमें अक्षरों का विभाजन नहीं है। महर लोक के बाद जिसको जना लोक कहते हैं, उसको आजकल मंगोलिया कहते हैं। ये मंगोलिया अरबी के मुकुल शब्द से बना है, जहाँ जिसको प्रेत कहते हैं। प्रेत लोग मरने के बाद कहा जाता है कि महर लोक में जाते हैं। तो पृथ्वी का जो महर लोक है वो मंगोलिया हुआ। तपह लोक या को आजकल स्टेपिज कहते हैं अंग्रेजी में, तपस से स्टेपिज हुआ है, वो साइबेरिया था। और जो ध्रुव वृत्त में था वो उसको सत्यलोक कहते थे। तो ये भारत में 4 लोक, भारत पाद में ये 7 लोक थे, आकाश के 7 लोकों की तरह। तो इन 7 लोकों में चीन बीच में आता था। तो आज भी चीन वाले अपने को मिडिल किंगडम कहते हैं, जो कि मध्य राज्य है। भारत के लिए मिडिल किंगडम तो जिसको आजकल भी नेपाल में मधेश कहते हैं, मध्य देश को मधेश कहते हैं। हिमालय और विंध्य के बीच का जो भाग है उसको मध्य देश कहते हैं। नेपाल का जो तराई वाला भाग है उसको मधेश कहते हैं। तो ये नाम अभी तक चल रहे हैं भारत के मध्य देश का। और 7 लोकों में जो चीन मध्य देश है, वो कहते हैं कि आकाश, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में चीन है। वो चीन भी पृथ्वी पर ही है, वो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में नहीं है। लेकिन पृथ्वी पर जो आकाश की तरह लोकों का विभाजन हुआ, उसमें चीन बीच में आता था, 7 लोकों के बीच में। तो ये भारत हुआ। पूर्व में भद्राश्व वर्ष था। और भारत के अतिरिक्त जो उत्तर में 7 पाद हुए, और दक्षिण में, उत्तर में 3 पाद हुए और दक्षिण में 4 हुए, कुल मिलाकर के जो 7 पाद हुए,
इनको तल कहते हैं। तो तल। जो आकाश के लोग थे वो तो आकाश में है, जैसे पृथ्वी को भूलोक कहते हैं, सौर मंडल को सहलोक कहते हैं, जो ग्रहों की कक्षा है जहां तक नेपच्यून तक, उसको भूआलोक कहते हैं, उन दोनों के बीच में है। जो गैलेक्सी का जो स्पाइरल आर्म है जिसको शेषनाग कहा गया है पुराणों में, उसके 1000 सिर है, मतलब शेषनाग पृथ्वी जहां पर है उस स्पाइरल आर्म में, वहां उसके गोलाकार क्षेत्र में करीब 1000 सूर्य हैं, जिनको शेषनाग का एक सिर कहते हैं। वो महारलोक हुआ। पूरा जो गैलेक्सी है वो जनालोक हुआ। इसको ब्रह्मांड भी कहते हैं, लोक के हिसाब से जनालोक हुआ। जहां तक का प्रकाश हमारे तक पहुंच सकता है सिद्धांत रूप में, उसको तपालोक कहते हैं। और जो अनंत आकाश है उसको सत्यलोक कहते हैं। तो तपालोक को आजकल मॉडर्न फिजिक्स में विजिबल यूनिवर्स कहते हैं। तो मुझे आश्चर्य हुआ कि इन लोकों की माप पुराणों में बहुत आश्चर्यजनक रूप से सही दी गई है, सूक्ष्म दी गई है, और कुछ माप अभी तक इसमें नहीं हो पाया है। जैसे मैंने 2000 ईस्वी में मेलकोट के रिसर्च जर्नल में एक आर्टिकल पब्लिश किया था। उसको छपवाने के लिए मुझे 2 साल झगड़ा करना पड़ा, और लोग मानते नहीं थे कि नहीं, वेद या पुराण में लोगों की माप है, वो कहते थे कि चरवाहों के गीत है। 2 साल झगड़ा करने के बाद उन्होंने छापा, लेकिन लिखा कि जितनी बकवास है उसका जिम्मेवार केवल लेखक है, संपादक मंडल उसके जिम्मेदार नहीं है। अंत में उन्होंने छापा। मैंने कई बार कहा कि मेरा गलती कहाँ है, आप बताइए, उद्धरण में या अनुवाद में। तो अंत में उन्होंने छापा, लेकिन कहा कि ठीक नहीं है, सब गलती का जिम्मेवार लेखक है। तो उसमें उस समय उसकी 3 माप आधुनिक फिजिक्स में नहीं हुई थी। जैसे सौर मंडल का आकार कितना है, इसकी माप अभी तक नहीं हुई है। उसमें समस्या है कि सौर मंडल की बाउंड्री पर कोई दीवार नहीं है जिसकी दूरी हम नापे। तो परिभाषा के अनुसार उसकी माप है। दूसरी बात है कि सूर्य का जो सौर वायु जिसको कहते हैं, जिससे मैग्नेटिक स्टॉर्म वगैरह आते हैं, माने चार्ज पार्टिकल का, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन वगैरह का जो फ्लो है, वो मैं जब एमएससी में था 74 में, तो हम लोग पढ़ते थे कि पृथ्वी कक्षा तक आता है, उससे मैग्नेटिक स्टॉर्म वगैरह कभी कभी आते हैं, या अरोरा बोरियलिस उत्तरी ध्रुव में दिखता है। ये सब सौर वायु के चलते हैं। बाद में 1975 में पता चला कि नहीं, मंगल कक्षा तक जाता है, मैटरल स्पेसक्राफ्ट ने पता लगाया। मुझे भी ये दोनों मालूम थे, लेकिन उसके बाद भी मैंने यजुर्वेद के आधार पर, यजुर्वेद और भागवत पुराण के आधार पर लिखा कि नहीं, ये यूरेनस कक्षा तक जाता है। और ये इसका पता पहली बार 2007 में चला। तीसरा चीज है कि बालखिल्य ग्रह कितने हैं। तो भागवत पुराण या विष्णु पुराण में या ऋग्वेद के परिशिष्ट में लिखा है कि 60,000 बालखिल्य है। और सूर्य सिद्धांत में उनकी दूरी दी गई है कि सूर्य की दूरी से औसतन 60 गुना दूरी पर है 60,000 ग्रह, जिनका आकार अंगुष्ठ मात्र है। तो आकाश में अंगुष्ठ किसको कहा जाएगा? आकाश के लिए पृथ्वी ही मापदंड है, और उसमें अंगुष्ठ होगा। जैसे मनुष्य को 96 अंगुल का मानते हैं, अगर आदमी दोनों हाथ ऊपर करे तो अपने अंगुल से 96 अंगुल होता है। तो पृथ्वी के व्यास में 96 से भाग दीजिए, 135 किलोमीटर व्यास से अधिक के करीब 60,000 ग्रह है, छोटे छोटे ग्रह, लगभग 60 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में। तो इसका भी एस्टिमेट पहली बार 2007 में हुआ नासा द्वारा कि करीब 70,000 प्लूटोनिक बॉडीज हैं, जिनका आकार 100 किलोमीटर से ज्यादा है। पुराण में 135 किलोमीटर से ज्यादा का लिया गया है, इसलिए वहां कुछ कम संख्या है। और उनकी औसत दूरी पुराण में भी वही जो दी गई है, वही इन लोगों का अनुमान से भी वही औसत दूरी है। तो उसके बाद आपने सुना होगा कि प्लूटो को ग्रह की लिस्ट से बाहर किया गया। बाहर और किया सौर गया। मंडल की माप अभी तक नहीं हुई है। इसकी 2 माप अभी तक पुराणों में या वेद में है। एक माप यह है कि जहां तक सूर्य का प्रकाश गैलेक्सी के बैकग्राउंड से ज्यादा है, वो सौर मंडल है। ये ऋग्वेद की परिभाषा में कह रहा हूं। और उसका आकार पृथ्वी के आकार से या पृथ्वी के व्यास से उसका व्यास 2 घात 30 गुना बड़ा होगा। पुराण में दूसरे तरह से लिखा हुआ है, वो सूर्य के व्यास की तुलना में 1,57,50,000 गुना बड़ा लिखा है। दोनों प्रायः एक ही संख्या आती है। प्रायः 2.3 प्रकाश वर्ष उसका व्यास होगा। ये सौरमंडल का आकार है। और एक परिभाषा है कि जहां तक कि सूर्य की गुरुत्वाकर्षण में और कक्षा में रह सकता है, वो सौरमंडल की पृथ्वी है। ये थोड़ा छोटा होगा, उसका करीब 1000वां भाग छोटा होगा। तो ये 2 तरह की परिभाषा और 2 तरह की माप है। तो पृथ्वी पर आते हैं। तो सभी लोकों के बारे में, आकाश के लोकों के बारे में विष्णु पुराण में 2 श्लोक है।
आधुनिक फिजिक्स में या एस्ट्रोफिजिक्स में मैंने उन 2010 में गिने थे 22 प्रकार के सिद्धांत हैं। एक भी सिद्धांत वास्तविक विश्व का वर्णन नहीं करता है। मैं बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूँ, मैंने फिजिक्स और मैथ दोनों में एमएससी किया है। वो सिर्फ गणित के इक्वेशन है, उनका भौतिक अर्थ क्या है ये किसी को पता नहीं है। तो वो क्या मानते हैं कि पूरा संसार एक जैसा है, उसके अनुसार गणित के इक्वेशन बना देते हैं, लेकिन पूरा संसार एक जैसा नहीं है। जो वास्तविक विश्व का की रचना है उसकी परिभाषा 2 श्लोकों में विष्णु पुराण में की गई है। दूसरे खंड के 7वें अध्याय में तीसरा और चौथा श्लोक। रविचंद्र मसूर जावत मयूखई अवभास्यते स समुद्र सरित शैला पृथ्वी तावती स्मृता। पृथ्वी की परिभाषा क्या है? तो सूर्य और चंद्र से प्रकाशित जो भाग है उसको हम पृथ्वी कहते हैं। और हर ऐसे पृथ्वी में द्वीप, समुद्र, पर्वतों के और नदियों के नाम वैसे ही है जैसे इस पृथ्वी ग्रह पर है। अब जैसे पृथ्वी पर गंगा भारत की एक मुख्य नदी है। मत्स्य पुराण में लिखा है कि नहीं, एशिया की 7 मुख्य नदियां गंगा है। 3 नदी उत्तर की तरफ जाती है, एक पूर्व की तरफ जाती है। हुआंगहो को महागंगा कहा गया है, महालोक की गंगा, या माँ गंगा थाईलैंड और वियतनाम की मेकांग है। दक्षिण के पश्चिम की तरफ 2 गंगा गई है, ऑक्सस और उसको वक्सु कहते हैं। उत्तर में वो भी एनसी लीना, जो लीना का मतलब शुद्ध संस्कृत शब्द है, वो उत्तर सागर में लीन हो जाती है, इसलिए उसको लीना करते थे। तो इन सबको गंगा कहा गया पुराणों में। उत्तर अमेरिका की भी 7 नदियों को गंगा कहा गया। तो हर जगह की मुख्य नदियों को गंगा कहा गया। गंगा है। तो ब्रह्मांड में भी, गैलेक्सी में भी कोई नदी नहीं है, लेकिन ब्रह्मांड का जो केंद्रीय चक्र है घूमने वाला, उसको हम आकाश गंगा कहते हैं। उसी तरह से ये बड़ा इंटरेस्टिंग बताया आपने कि उसे भी आकाश गंगा क्यों कहते हैं, यानी कि गंगा जितनी भी प्रमुख नदियां हैं ये सब उनको गंगा ही कहा जाता है, इसीलिए हम उन्हें आकाश गंगा कहते हैं। बहुत अच्छी बात बताई आप। मतलब वहां आकाश की रचनाओं को भी वही नाम दिया गया है जो पृथ्वी का। आजकल भी वैसे ही नाम दिया जाता है। आकाश का कोई क्षेत्र तो है नहीं, जैसे चंद्रमा पर जो जोन मिले, या शनि पर, या बृहस्पति के शनि के टिटान ग्रह पर, उनके नाम वही दिए जाते हैं जो पृथ्वी के जगहों के नाम है। या अमेरिका में आपने देखा होगा, वहाँ बाकी दुनिया के देशों मैंने शहरों के जो नाम है, जैसे वहां भी दिल्ली है, सलेम है। वो भारत के कम से कम 50 शहरों के नाम पर अमेरिका में शहर बसे हुए हैं। पहले भी ऐसा ही होता था। भारत की नकल पड़ोस के देश के लोग करते थे, और मैं उसके कुछ उदाहरण दूंगा बाद में। और आकाश के जितने रचनाएं हैं, तो उसमें आकाश में हमको भ्रम क्यों होता है जम्बू द्वीप में? जैसे पृथ्वी का व्यास 1000 योजन माना गया है, मतलब वहां योजन हुआ पृथ्वी के विश्व व्यास का 1000वां भाग, 12.8 किलोमीटर। अब इसमें पुराण में आप जम्बू द्वीप का पढ़िएगा तो लिखा हुआ है कि 50,000 योजन त्रिज्या का, मतलब 1,00,000 योजन व्यास का जम्बू द्वीप है। 1000 योजन की पृथ्वी पर 1,00,000 योजन व्यास का जम्बू द्वीप कैसे हो सकता है? और पृथ्वी के जो द्वीप हैं वो गोलाकार सतह पर है, वो चक्राकार पृथ्वी नहीं है। लेकिन सूर्य के चारों ओर ग्रहों की जो कक्षा है वो चक्राकार है, तो उसको सौर मंडल के पृथ्वी कहते हैं। और पृथ्वी के चारों तरफ देखने से, जैसे चंद्रमा की दूरी पृथ्वी की त्रिज्या के प्राय 61 गुना ज्यादा है चंद्रमा की दूरी, तो त्रिज्या का प्राय 100 गुना बड़ा क्षेत्र, मतलब चंद्रमा जितना है उससे प्राय 1.5 गुना दूरी तक का जो वृत्त है या चक्र है, उसको जम्बू द्वीप कहते हैं। उसी तरह से सूर्य के चारों तरफ घूमने से पृथ्वी के ऐसे देखने पर लगता है कि सूर्य चारों तरफ घूम रहा है, उसको भी एक द्वीप का नाम दिया गया है। या शुक्र ग्रह वो लगेगा कि वलयाकार दिशा में घूम रहा है, तो वलय की मोटाई क्या होगी? पृथ्वी शुक्र की सबसे नजदीक की दूरी और सबसे दूर की दूरी जो है वो वलय की मोटाई होगी। तो उन दोनों का अंतर, तो उसमें पृथ्वी पर भी समुद्रों का नाम दिया है, दधी सागर, इक्षु सागर, शुद्ध जल स्वादुद सागर, घृत सागर, दधी सागर। अब इनका अर्थ हमको अभी तक समझ में नहीं आया, लेकिन आकाश में जो ग्रहों के सागरों के नाम है, जैसे दधी सागर का जो माप है वो मंगल के, वास्तव में मंगल की कक्षा का माप है। मैंने वो चार्ट में आपको जो लेख भेजा था उसमें समझाया है, मंगल की कक्षा का नाप है। और मंगल कक्षा तक बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये सभी ठोस ग्रह हैं। इसके बाद सिर्फ गैसीय ग्रह है। तो ये ठोस ग्रहों का जो क्षेत्र है, इसलिए ठोस है, इसलिए इसको दधी सागर कहा गया। बस एक ही हमको समझ में आया
इसको दधी सागर क्यों कहते हैं। उसी तरह से मधु सागर मतलब सूर्य का जो जिस तेज से काम हो सकता है, मधु मतलब एनर्जी मिलती है, उसको मधु सागर कहा गया। पृथ्वी पर सभी सागर वो खारे समुद्र के ही है, कोई भी मधु सागर या दधी सागर नहीं है। हर सागर का पानी प्राय एक ही जैसा खारा है, सब में नमक की का रेशियो प्राय एक ही है। थोड़ा बहुत लोकल खाड़ी वगैरह में अंतर होता है, जैसे डेड सी में नमक ज्यादा है, बाकी सभी समुद्र एक दूसरे से मिले हुए हैं, तो उसमें सभी का में नमक का अनुपात एक ही जैसा है, कोई भी शुद्ध जल का समुद्र नहीं है। पृथ्वी पर एक है, जैसे कैस्पियन सागर को क्षीर सागर कहते थे पहले, वो सागर नहीं है, झील है। हाँ, क्षीर का मतलब चीनी होता है, उसको उसको तो नहीं, उसके बगल में जो समुद्र है जिसको अटलांटिक कहते हैं या उत्तर अटलांटिक, उसको संभवतः इक्षु जल समुद्र कहते होंगे, क्योंकि उसके बगल में कैस्पियन सागर है। उसको कैस्पियन सागर तो नहीं, वो झील है, बड़ा झील है, इसलिए उसको सागर कहते हैं। उसको पहले क्षीर सागर कहते हैं, क्षीर मतलब चीनी हुआ वहां की भाषा में। क्षीर मतलब दूध भी होता है ना? क्षीर मतलब दूध भी होता है। अब क्षीर का मतलब दूध हुआ, उसको क्षीर सागर भी कह सकते हैं। क्षीर तो क्षीर का मतलब तो ऐसे भारत में दूध होता है, उससे क्षीर हुआ है। लेकिन वहाँ शीरा, शीरा का मतलब जैसे चीनी का शीरा बनाते हैं जी। क्या कहते हैं, मिठाई वगैरह बनाने के लिए, तो उसको शीरा बोलते हैं। ठीक है। तो ये अरबी भाषा का शब्द है शीरा। हाँ, अच्छा, ठीक। तो ये तो दूसरा जो मैप है, पहला मैप मैं बता देता हूँ कि पृथ्वी का जो उत्तर में जो भारत पद्म है, इसको भारतवर्ष कहते थे। और नक्शा के लिए ये पूरा क्षेत्र भारत नहीं था। दूसरा, भारत के पश्चिम में जो तल हुआ, उसको अतल कहते थे। अतल के भाग में जो मुख्य देश था उस समय, उसको इटली कहते हैं। अतल से इटली हुआ है। और अतल के बाद जो समुद्र था, या अतल के अंतिम क्षेत्र, उसको अतलांतक कहते हैं या अटलांटिक कहते हैं। एक पुरानी कथा है, हेरोडोटस वगैरह ने लिखी है कि वहाँ अटलांटिस कोई द्वीप था जो कि बाद में डूब गया। वो उसका खैर विस्तृत उल्लेख पुराणों में नहीं है, लेकिन अतल लोग उसको कहते थे। अतल के नीचे जो हुआ वो तलातल है। तल मतलब नीचे हुआ। तो पुराणों में लिखा है कि खास करके ब्रह्मांड पुराण में कि प्रहलाद और हिरण्यकशिपु ये तलातल लोग के राजा थे, मतलब अफ्रीका के राजा थे ये लोग। और भारत के पश्चिम में जो तल होगा भारत के दक्षिण में, इसको केवल तल कहते थे या महातल कहते थे। अच्छा। तो अतल के पश्चिम में जो तल हुआ, उसको सुतल कहते थे। नहीं, उसको पाताल कहते थे। और पाताल के दक्षिण में जो था, रसातल कहते थे। तो पाताल लोक से असुरों का आक्रमण होता था, जैसे चंडी पाठ में कहा है। देवी ने उनको चेतावनी दी है कि यदि तुम जान बचाना चाहते हो तो पाताल वापस लौट जाओ। और बाद में बलि भी पाताल लोक में वापस चले गए थे जी। बलि का लिखा है। और उनका संदर्भ आज भी हो। अमेरिका में कठिनाई क्या है कि उत्तर अमेरिका के अधिकांश शहरों का चिन्ह भी यूरोपीय लोगों ने मिटा दिया, और वहां के मूल आबादी का 1% भी नहीं बचा। करीब 30-40 करोड़ लोगों का संहार किया। लोग हंटिंग करते थे, शिकार कर दिया। तो दक्षिण अमेरिका में कुछ मूल नाम बचे हुए हैं, या मेक्सिको वगैरह बचे हुए हैं। तो बलि का लिखा है कि वो पाताल लोक में भोगवती नगरी में रहते थे। भोगवती नगरी वो नाग लोगों का मुख्य केंद्र था। तो वो भोगवती नदी के किनारे था। तो वो नाम आज भी है। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा है, वो बोगोटा नदी के किनारे है। मूल नाम भोगवती अभी भी है, उसको स्पेनिश में बोगोटा कर दिया गया है। वो नाम अभी तक सुरक्षित है, भोगवती नाम। भारत में भी आपने देखा होगा कि भारत में भी जो समुद्री व्यापार करते थे उनको नाग कहते थे। नागेश्वर गोत्र के राजा लोग भी हैं, कुछ व्यापारी लोग भी होते थे। माहेश्वरी अग्रवाल, अहिगृह से अग्रवाल हुआ है। तो भारत में भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सभी में नाग गोत्र के लोग थे। तो यहाँ भी भोगवती के नाम पर, जैसे भोगल था, भागलपुर हो गया है, या नागपुर है, छोटा नागपुर है, यहाँ भी नाग जाति के मैंने कई स्थान थे, लेकिन उनका मुख्य केंद्र पाताल लोक में था। तो भोगवती नगरी में बलि रहते थे, बाद में आस्तिक वहां गया। ये सब वर्णन है। तो भारत के पूरब में जो तल, उत्तर में तल हुआ, जिसको भद्राश्व वर्ष कहा गया है पुराणों में, उसको तल के हिसाब से
उसको सुतल कहते थे, और दक्षिण में वितल हुआ, और सुतल के पूर्व में पाताल हुआ, और पाताल के दक्षिण में रसातल हुआ। तो पाताल और सुतल दोनों का कुछ कुछ भाग उत्तर अमेरिका में है। उसी अच्छा। तरह से हाँ, दक्षिण अमेरिका में दक्षिण अमेरिका के जो उत्तरी भाग है, जैसे कोलंबिया का भगवती, ये पाताल लोक में आता था, क्योंकि वो विषुवत रेखा से थोड़ा उत्तर है। विषुवत रेखा इक्वेटर से जाती थी, मैंने मैंने इक्वेटर कहते थे, इसलिए उस देश का नाम इक्वेटर कर दिया, इक्वेटर के नाम पर। तो इक्वेटर इक्वेटर से या इक्वेटर देश से जो पूर्व में उत्तर में जो जगह था, वो पाताल लोक में आता था। तो प्रायः बलि को पाताल लोक का राजा कहा गया है, और पाताल के पश्चिम में, जैसे उत्तर अमेरिका का कुछ भाग सुतल लोक में आता था, उस सुतल लोक का भी राजा कहा गया है, और कुछ भाग इक्वेटर वगैरह या पेरू का भाग उनके राज्य में था, तो उनको एक जगह रसातल का भी राजा कहा गया। मतलब तल के हिसाब से 3 तलों में उनका राज्य फैला हुआ था। जी। वास्तव में उनका दक्षिणी अमेरिका का उत्तरी भाग और मेक्सिको और वर्तमान जो उत्तर अमेरिका या अमेरिका राज्य है, यूएसए जिसको कहते हैं, उसका कुछ भाग उनके राज्य में निश्चित रूप से था, लेकिन विस्तृत सीमा नहीं दी गई है। तो ये तो तल के हिसाब से हुआ। दूसरा वर्णन हुआ जम्बू द्वीप किसको कहते हैं। तो वर्तमान जो एशिया है, इसको हम जम्बू द्वीप कहते हैं। इसमें प्रायः किसी को संदेह नहीं है, और हर जगह पुराणों में लिखा भी हुआ है कि भारत की उत्तरी सीमा जैसे धनुषाकार है हिमालय, या अर्धचंद्राकार है, उसी तरह से जम्बू द्वीप की उत्तरी सीमा भी अर्धचंद्राकार है। ये कई जगह लिखा हुआ है। तो हिमालय तो लगभग कंटिन्यूअस है, लेकिन जो एशिया की उत्तरी सीमा देखिएगा, जो सोवियत रूस का फिनलैंड तक का भाग है, वो प्रायः कंटिन्यूअस, वो प्रायः कर्व है, मतलब जम्बू धनुषाकार द्वीप या को अर्धचंद्राकार कह सकते हैं। केवल एशिया को ही कहा जाता है, या फिर एशिया के साथ साथ में यूरोप और मिडिल ईस्ट भी उसमें शामिल रहता है? बिकॉज इससे पहले के कार्यक्रमों में हम लोग ये सब नहीं अभी चल ही नहीं, रहा एशिया में है। नहीं, मिडिल ईस्ट में जम्बू द्वीप था। तो मिडिल द्वीप ईस्ट, के हिसाब यूरोप। से मिडिल ईस्ट में वर्तमान काल का जो एशिया है, वही जम्बू द्वीप था। अच्छा, उसमें यूरोप भी शामिल और रहेगा जम्बू द्वीप में? नहीं नहीं, यूरोप जम्बू द्वीप में नहीं था। यूरोप अच्छा, को प्लक्स द्वीप कहते थे। शाकल द्वीप किसको कहते थे? हैं? शाकल शाकल द्वीप किसको कहते थे? शाकर द्वीप पे मैं आता हूँ, शाकर द्वीप। ठीक। ठीक है। तो ठीक। प्लक्स द्वीप इसलिए कहते थे कि जो भूमध्य सागर जिसको कहते हैं, उसके तट पर प्लक्स जाति के बहुत से पौधे थे, इसलिए उसको अच्छा। प्लक्स द्वीप कहा जाता है। ये पुराणों में वर्णन है, आधुनिक रिसर्चकारों ने, शोधकर्ताओं ने भी लिखा है। तो इसमें ठीक। प्लक्स द्वीप के बारे में कोई संदेह नहीं है। ठीक है। कुछ अफ्रीका में 2 द्वीप थे। विषुवत रेखा के उत्तर का जो भाग था, उसको कुश द्वीप कहते थे। जैसे सहारा में सबसे बड़ी मरुभूमि है, तो वहाँ कुश या झाड़ी सबसे ज्यादा होती है, इसलिए उसको कुश द्वीप कहते थे। कई लोगों ने कहानी लिखी है कि राम के जो बड़े बेटे थे, उनके कुश थे, उनके वंशज लोगों ने वहां राज्य किया, इसलिए भी उसको कुश द्वीप। इथियोपिया के राजा लोग अपने को कुशाइट्स कहते थे, मैंने कुश के वंशज। और हिल सिलासी ने, वहाँ के राजा थे, उन्होंने वंशावली प्रकाशित कराई थी कि दुनिया के सबसे पुराना राजवंश है, कुश से लेकर के अपने तक के उन्होंने वंशावली प्रकाशित कराई थी। तो सही हो सकता है, लेकिन उसका कुश द्वीप अन्य कारण से नाम था, मैंने कुश के वंशज के रूप में उनका क्लेम सही हो सकता है, उनका दावा, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो उसके जो दक्षिण का भाग है, उसको शाल्मली द्वीप कहते हैं। मैंने कौन सा, विषुवत ऑस्ट्रेलिया? रेखा से दक्षिण का, हाँ, विषुवत रेखा से दक्षिण का जो अफ्रीका है, वो शाल्मली द्वीप है। ये थोड़ा सा यहाँ पर और मैं इसको उत्तर थोड़ा सा और आपसे समझना चाहूंगा आदरणीय अरुण जी, क्योंकि इससे पहले के कार्यक्रमों में हमें थोड़ा सा ये चीज का कंफ्यूजन हुआ कि हमें ये मुझे जो इतना ध्यान है कि आज का जो उत्तर अमेरिका है उसको पुष्कर द्वीप कहा गया, दक्षिण अमेरिका को प्लक्ष द्वीप कहा गया, यूरोप को शाकल द्वीप, अफ्रीका को क्रॉन्च द्वीप, और ऑस्ट्रेलिया जो आज का है उसे शाल्मली द्वीप कहा गया। तो प्लक्ष द्वीप दक्षिण अमेरिका हो गया, और क्रॉन्च द्वीप जो है वो अफ्रीका हो गया, शाल्मली द्वीप ऑस्ट्रेलिया हो गया, और शाकल द्वीप यूरोप हो गया। तो ये अभी 1-2 एपिसोड में हम लोगों ने देखा, क्या यही है, या फिर आप जो बता रहे हैं वो पुराणों के अनुसार है? तो कुछ परिवर्तन है क्या? नहीं नहीं, मैं पुराणों के अनुसार ही कह रहा हूँ। जैसे प्लक्स द्वीप का वर्णन है कि वहाँ प्लक्स जाति के बहुत से पौधे हैं, मैंने खास करके दक्षिण यूरोप में, जो भूमध्य सागर के जी। तट पर है। क्रॉन्च द्वीप का 2 वर्णन लिखा हुआ है कि ये मेरू के
उत्तर पूर्व में है। मतलब मेरू मतलब उत्तरी ध्रुव के, मैंने यहाँ से देखने पर उत्तरी ध्रुव तो कैसे केंद्रीय स्थान है, मैंने भारत की तरफ से देखने पर वो पूर्व भाग में और उत्तर गोल में है। और उसका आकार उड़ते हुए पक्षी जैसा है। नक्शा में आप देखिएगा तो उड़ते हुए अलास्का उसका सिर दिखेगा पक्षी का। फ्लोरिडा वगैरह के आसपास का जो एरिया है वो पक्षी का पैर लगता है कि पैर लटका हुआ है, तो इसलिए उसको ओके। क्रॉन्च द्वीप कहते थे। और क्रॉन्च द्वीप का विस्तार से भी वर्णन है, जैसे रॉकीज माउंटेन को भी क्रॉन्च पर्वत कहते थे। रॉकीज माउंटेन भी वो उड़ते हुए पक्षी जैसा, अमेरिका का जैसा आकार है, आप रॉकीज माउंटेन का भी वैसा ही आकार दिखता है, तो इसलिए उसको भी क्रॉन्च पर्वत कहते थे। और कार्तिकेय के प्रसंग में विस्तार से वर्णन है कि कार्तिकेय ने एक शक्ति छोड़ी थी जिससे क्रॉन्च द्वीप का एक अंश टूट गया था। उसके बाद में उन्होंने भौतिक रूप से अपनी नौसेना द्वारा आक्रमण किया। नौसेना को मयूरी कहते थे। और उनके जो सैनिक थे वो प्रशांत महासागर के क्षेत्र में आज भी फैले हुए हैं। और आज भी न्यूजीलैंड, हवाई द्वीप और ऑस्ट्रेलिया में माओरी लोगों की भाषा एक ही है, जबकि बीच में 12,000 किलोमीटर समुद्र क्षेत्र है। जितने प्रशांत महासागर के माओरी हैं सबकी भाषा आज तक एक ही है, 18,000 वर्षों से। जबकि आप चेन्नई से अगर 50 किलोमीटर उत्तर चले आइएगा तो तथाकथित विश्व भाषा तमिल के बदले वहाँ तेलुगु भाषा शुरू हो जाएगी, जी जिनके बीच में कोई बाधा नहीं है। समुद्र के बाधा जी। के बाद भी माओरी लोगों की भाषा आज तक एक ही है। तो दक्षिण में जैसे दक्षिण अमेरिका को पुष्कर द्वीप कहा गया है, उसका पुष्कर द्वीप का वर्णन दक्षिण अमेरिका से भूगोल से बहुत मिलता है। उत्तर में लिखा है अर्धचंद्राकार पर्वत है, और पश्चिमी भाग लिखा है कि बहुत सूखा है। पूर्वी भाग उसका जल से भरा पूरा है, इसलिए उसको रसातल भी कहते थे। जैसे ब्राजील का भाग वो काफी पानी है, वहाँ अमेजन सबसे बड़ी नदी है धारा के जी हिसाब से। और पश्चिम में जैसे चिली वगैरह का वो 100-100 साल तक वहाँ वर्षा नहीं होती है। तो उसका वर्णन बहुत ही, उसका दो ही खंड कहे गए हैं, पूर्वी खंड, धात्विक खंड, और वो एक दूसरा खंड है। तो दो खंडों का ही वर्णन है। बाकी महाद्वीपों में 7-7 मुख्य वर्षों का वर्णन है। पुष्कर द्वीप में केवल 2 मुख्य खंडों का वर्णन है, जो पूर्वी खंड और पश्चिमी खंड। पूर्वी खंड जल से भरा हुआ है, पश्चिमी खंड मरुभूमि है। और शक द्वीप का में बहुत भ्रम होता है, या शक वर्ष में बहुत भ्रम होता है। वो 4-5 तरह के इसके अर्थ है जिसके कारण भ्रम होता है। जी जैसे हम दिनों की लगातार जो गणना करते हैं उसको हम शक कहते हैं। भारत में 2 तरह के कैलेंडर थे। हम लोगों का जो पर्व त्योहार है, इस्लाम में भी वैसे ही होता है, वो चांद्र तिथि पर आधारित है, किंतु चांद्र तिथि लगातार नहीं होती है। पंचमी तिथि के बाद कोई जरूरी नहीं है कि षष्ठी तिथि आ जाए, सप्तमी भी हो सकती है, पंचमी के बाद षष्ठी भी हो सकती है, और पंचमी तिथि भी जारी रह सकती है। इसलिए तिथि का हिसाब करने के लिए दिनों की क्रमागत गणना करते थे, उसको हम शक वर्ष कहते थे। शक क्यों कहते हैं? जैसे बच्चों के लिए कहानी थी कि एकता में बल होता है। वो एक एक लकड़ियों का गट्ठर जो बनाया वो शक है। लकड़ियों को अलग अलग कर दिया गया, वो कुश हुआ, या पतले कुश को। तो कई लोगों ने दिनों की गणना का जो पद्धति थी उसको कुश से तुलना करते। संसार के हर भाषा में जो कुश है वो एक का चिन्ह है। तो लिखा है सुमेरियन इतिहासकारों ने या मायन इतिहासकारों ने, वहाँ के लोग कुश का एक एक बंडल बनाते थे, 3,000-4,000 साल की गणना कर लेते थे। कुश का बंडल 1 साल से ज्यादा नहीं टिकेगा, तो वो 1 साल में वो धूप और वर्षा में वो सड़ के खत्म हो जाएगा। तो कुश, वो मानसिक रूप से उसको कुश कहते थे। जैसे मानसिक रूप में जो गणना करते हैं अकाउंटेंट लोग, जो टैली करते हैं स्टैटिस्टिक्स और जी फ्रीक्वेंसी टेबल, एक का चिन्ह कुश जैसा देते हैं। 4 कुश हो जाने पर 5वें से उसका बंडल बांध देते हैं। तो बंडल बांधने से वो मजबूत हो जाता है, इसलिए उसको शक कहते हैं। क्यूमुलेटिव काउंट कह सकते हैं अंग्रेजी में। तो आरंभ से लेकर के जो टोटल काउंट है, इसलिए उसको शक वर्ष कहते हैं। अल बरूनी ने लिखा है कि किसी भी शक राजा ने आज तक अपना कोई कैलेंडर नहीं आरंभ किया था। वे लोग ईरान का या सुमेरिया का कैलेंडर मानते थे, आज तक किसी भी शक राजा ने। लेकिन भारत में अभी तक पढ़ाया जा रहा है कि शालिवाहन शक शालिवाहन ने नहीं, शक राजा कनिष्क ने बनाया था। कनिष्क भी शक राजा नहीं था, वो कश्मीर का गोनंद वंश का राजा था, और करीब 1300 साल पहले हुआ था शालिवाहन शक से। तो मरने के 1300 साल बाद उसने कैसे शक आरंभ किया, ये आज ही के इतिहासकार बता सकते हैं। तो उसी तरह से दक्षिण यूरोप, दक्षिण या पूर्व यूरोप और मध्य एशिया की जो बिखरी हुई जातियां थी, उनको शक कहते थे।
जैसे जूलियस सीजर को भी ज्योतिर्विद्याभरण में शक राज्य कहा है, काशी राज्य कालिदास ने ज्योतिर्विद्याभरण में। तो शक राजा को विक्रमादित्य ने सीरिया के युद्ध में बंदी बना करके उज्जैन में 6 महीने तक परेड में घुमाया। ऐसा प्रतापी राजा कौन हो सकता है? तो इसे विल डुरंट ने लिखा है कि इसी रोमन साम्राज्य को जो उसकी मूर्खता के कारण खत्म हुआ, विक्रमादित्य ने खत्म कर दिया, इसी कारण उसके ब्रूटस ने हत्या कर दी लौटने पर। तो लिखा है 5 तरह की कहानियां गढ़ी है। मैंने आजकल के अंग्रेजों की तरह रोमन लोग भी झूठा इतिहास लिखने में माहिर थे, तो उन लोगों ने 5 तरह की झूठी कहानियां लिखी है। विल डुरंट ने कहा है कि केवल कालिदास वाला वर्णित कहानी ठीक है, वो सही जचता है, क्योंकि मारने का एक कारण है कि वो 6 महीना तक इजिप्ट में कहीं फंसा हुआ था। दूसरा कहानी है कि पायरेट्स ने उसका अपहरण कर लिया था। तीसरा कहानी है कि नहीं, वो इजराइल में और कोई नए युद्ध के लिए सेना संगठन कर रहा था। और 4-5 तरह की इसी तरह की झूठी कहानियां उसने बनाई है रोमन इतिहासकारों ने। विल डुरंट ने केवल कालिदास की घटना को सही माना है, तो उसको भी शक राज्य कहा है। तो शक राज्य अलग अलग बिखरी हुई जातियां थे, इनका जो समूह था इनको शक कहते थे। एक साथ मिल करके कबीले मिल करके मजबूत राज्य बन गए, इसलिए इनको शक कहते थे। भारत में 2 तरह के शक वृक्ष हैं। जैसे कुश के आकार का, सीधा स्तंभ के आकार का जो पेड़ होगा उसको शक वृक्ष कहते हैं। उत्तर भारत में इसको सखुआ कहते हैं। दक्षिण भारत का शक वृक्ष जो है उसको शकवन या सागवान कहते हैं, टीक। तो सखुआ कहते हैं शक वृक्ष, साल को शक कहते हैं या सखुआ कहते हैं दक्षिण भारत में। शक द्वीप का कई जगह वर्णन है कि भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में था। दक्षिण पूर्व दिशा में एक ही महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया। वहां शक जाति के, मतलब यूकलिप्टस टाइप के 300 प्रकार के यूकलिप्टस है। इतने ज्यादा शक वृक्ष विश्व के और किसी महादेश में नहीं है। तो इसलिए 300 प्रकार के यूकलिप्टस के कारण उसको शकद्वीप कहते थे। ये लिखा है पुराण में कि वहां शक जाति के वृक्ष बहुत है। तो और शकद्वीपी ब्राह्मण जो है, भारत के भीतर एक शकद्वीप था, जो सखुआ का साल का जो क्षेत्र था उसको छोटा शकद्वीप कहते हैं। जैसे आपने कहानी पढ़ी होगी कि सारनाथ में एक शक वन था, साल वन था, और भगवान बुद्ध के लिए, सिद्धार्थ बुद्ध के लिए किसी ने साल वन दान में दिया था जी। और एक रामायण में कहानी है कि साल बाली को राम मार सकते हैं कि नहीं, इसके लिए उनका टेस्ट हुआ था कि साल के वृक्षों को आप भेद करके दिखा दीजिए। बाली इनको पैर से हिला देता था, तो राम ने 7 साल के वृक्षों को एक ही बाण से काट दिया था। तो साल का जो सबसे दक्षिण का एरिया है, वो लंबा एरिया चला गया है, वो कोरापुट के मलकानगिरी तक गया है। मलकानगिरी अभी एक अलग जिला हो गया है। तो वहाँ एक बाली मेला जगह है, कहानी है कि वहाँ बाली मरा था, इसलिए बाली मेला कहते हैं। बाली मेला के दक्षिण में साल नहीं होता है, इसलिए वो किष्किंधा का भाग था, या कम से कम किष्किंधा का उत्तरी भाग था, जहाँ सुग्रीव सुरक्षित रूप से बाली से सुरक्षित होकर के रह सकता था। और वहीं पर उसने राम का टेस्ट किया था कि ये बाली से लड़ने लायक है कि नहीं। तो ये जो भारत के भीतर छोटा शकद्वीप है, यहाँ के जो ब्राह्मण विदेशी यात्रा करते थे, समुद्र यात्रा करते थे, इनको शकद्वीपी ब्राह्मण कहते थे। इस शकद्वीप में ब्राह्मण आदि जातियों का वर्गीकरण नहीं था, न तो मध्य एशिया में था, न ऑस्ट्रेलिया में था। 4 वर्णों का वर्गीकरण केवल भारत में था, इसलिए शकद्वीपी ब्राह्मण वो विदेश के हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि विदेश में ब्राह्मण होते ही नहीं थे। तो ये भारत के शकद्वीप में थे, और चूंकि समुद्र यात्रा में जाते रहते थे, तो इनका आचार विचार या खान पान का नियम उतना कड़ा नहीं था, क्योंकि यात्रा में उन नियमों का पालन नहीं हो सकता, इसलिए इनको शकद्वीपी ब्राह्मण कहते थे। ये मुख्यतः आयुर्वेद और ज्योतिष के ज्ञाता होते थे। दोनों की जरूरत पड़ती है समुद्री यात्रा में, खास करके ज्योतिष की जरूरत पड़ती है। तो ये 4-5 तरह के शक है। तो पुष्कर के बारे में कहा है कि ऋग्वेद में और मत्स्य पुराण में कहा है कि एक मनुष्य रूपी ब्रह्मा पुष्कर द्वीप में रहते थे, जहाँ नेग्रोध का पेड़ था। नेग्रोध नाम का कोई जगह था वहां, जहाँ एक ब्रह्मा रहते थे। तो उनका वर्णन लिखा है कि वहां से चारों दिशा में ब्रह्मा के 4 मुख की तरह रास्ता जाता था। तो अभी एक कुस्को टाउन है पेरू में, एक पहाड़ है कुस्को, उसी के आसपास कहीं वो ब्रह्मा रहते हो, एक ब्रह्मा। और 7 ब्रह्मा का नाम महाभारत के शांति पर्व में है, 348 और 349वें अध्याय में 7 ब्रह्माओं का नाम है। उसके अतिरिक्त 8वें ब्रह्मा मनुष्य ब्रह्मा पुष्कर द्वीप पर रहते थे, जिनका वर्णन ऋग्वेद में और मत्स्य पुराण में है। नेग्रोधा पुष्कर द्वीपे ब्रह्मण स्थान उत्तम। स्कंद पुराण में एक जगह लिखा है कि 3 मुख्य पुष्कर थे,
3 पुष्कर थे। मुख्य पुष्कर जो था वो दक्षिण अमेरिका था। जो मध्यम पुष्कर था वो उज्जैन से 12 अंश पश्चिम था। मतलब विष्णु पुराण के द्वितीय खंड के 8वें अध्याय में है कि एक मुहूर्त के बाद सूर्य उज्जैन से पुष्कर पहुंचते हैं। मतलब एक मुहूर्त मतलब 48 मिनट 12 डिग्री पश्चिम में। ये उज्बेकिस्तान का बुखारा था, जो कि पहले ईरान के साम्राज्य में आता था। पुष्कर का बुखारा हो गया फारसी में। तीसरा पुष्कर अजमेर का पुष्कर है, जो कि पहले कुरुक्षेत्र के में आता था। बाद में दुर्योधन को जब यादव सेना ने मदद की तो महाभारत में, तो उसके बदले में उन्होंने कहा कि हमको ये पुष्कर वापस करो, तो बाद में यादव राज्य में चला गया। ये दोनों की सीमा पर था अजमेर का जो पुष्कर है। तो ये हाँ 3 तरह के पुष्कर हैं। एक तो पुष्कर द्वीप है, एक पुष्कर मध्यम पुष्कर जो बुखारा जिसको कहते हैं, तीसरा पुष्कर ये था। तो स्कंद पुराण में तीनों पुष्कर का उल्लेख है और वर्णन है। तो ये तो 7 द्वीपों का वर्णन हो गया। आकाश में भी इसी तरह से यूरेनस कक्षा तक द्वीप बनाया गया है। नेपच्यून कक्षा तक पृथ्वी कहा गया सौर मंडल की। वो 100 करोड़ योजन की चक्राकार पृथ्वी है। 100 करोड़ योजन व्यास की चक्राकार पृथ्वी है। वास्तविक जो पृथ्वी ग्रह है ये चक्राकार नहीं है। और दूसरी चीज है जैसे लोकों की माप कैसे दी गई है। विष्णु पुराण के जो पहला श्लोक है कि सूर्य और चंद्रमा से प्रकाशित भाग को पृथ्वी कहते हैं। तो ये पृथ्वी हमारा ग्रह है जो दोनों से प्रकाशित है। सूर्य का प्रकाश जहां तक सबसे ज्यादा है या गैलेक्सी के बैकग्राउंड से अधिक है, उसको हम सौर पृथ्वी कहते हैं। और सूर्य जहां तक दिख सकता है बिंदु रूप में या औसत तारे की तरह, वो गैलेक्सी या ब्रह्मांड का डायमीटर होगा। यह सूर्य सिद्धांत में और ऋग्वेद में लिखा हुआ है। दोनों जगह सूर्य सिद्धांत में माप दी गई है, ऋग्वेद में माप नहीं दी गई है। बस इतना ही अंतर है। तो उसकी माप दी गई है वो लगभग मैं कठोपनिषद के माप के, कठोपनिषद और ऋग्वेद में जो माप है, ऋग्वेद के सेवामीय सूक्त में, उसके अनुसार 97,000 प्रकाश वर्ष गैलेक्सी का डायमीटर होगा। नासा का 1995 का एस्टिमेट था 1 लाख प्रकाश वर्ष लाइट ईयर। 2008 का एस्टिमेट था 95,000 लाइट ईयर। दोनों के बीच का भाग कठोपनिषद और ऋग्वेद के अनुसार 97,000 प्रकाश वर्ष। ये सूक्ष्म माप कैसे हुई थी आश्चर्यजनक है। तो द्वीपों के वर्णन में आधुनिक विद्वानों ने भूल क्या किया है, इन लोगों ने पहले ही मान लिया कि भारत के लोगों को अमेरिका आदि के बारे में पता नहीं था, उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका के बारे में पता नहीं था। महाभारत के बाद भारत का संबंध नहीं रहा। जो भी ये माप जोख का ज्ञान है ये महाभारत के पूर्व का है। जैसे आर्यभट्ट की टीका में भास्कराचार्य ने कहा कि आर्यभट्ट ने एक भी चीज का आविष्कार नहीं किया। स्वयं आर्यभट्ट ने भी कहा कि उन्होंने कोई आविष्कार नहीं किया। स्वयंभू मनु के टाइम से जो ज्योतिष सिद्धांत चला रहा था, वो लुप्त हो रहा था, उसका उन्होंने पुनरुद्धार किया है। पुनरुद्धार मतलब उस समय के लिए लोकल करेक्शन किया है। पुनरुद्धार का मतलब थोड़ा सा करेक्शन करके उसी सिद्धांत का प्रचार उन्होंने किया है। उसकी एडिटिंग कर दिया, ऐसा कैसे? हाँ, तो महाभारत के बाद जो पुराणों का संस्करण हुआ नैमिषारण्य में कहा जाता है, उसके बाद विक्रमादित्य के शासन काल में 3 विशाला नगरियों में संस्करण हुआ। एक तो विशाला उज्जैन में है, एक विशाला उत्तर बिहार की वैशाली है, एक विशाला और कहीं थी। एक विशाला तो उसको भी बद्री विशाल कहते हैं, जैसे बद्रीनाथ को भी विशाला नगरी कहते थे, जहाँ ब्रह्मसूत्र व्यास ने लिखा था। तो 3 विशाला नगरियों में पुराणों का संपादन उसी तरह से हुआ जैसे सूत द्वारा नैमिषारण्य में हुआ था। ये लिखा हुआ है विक्रमादित्य के वर्णन में। तो बेताल भट्ट ने इसके इंचार्ज थे। तो बेताल भट्ट को कई लोग भूत प्रेत समझते हैं, अगिया बेताल वगैरह। अगिया बेताल नहीं, वो आदमी थे। उनकी अध्यक्षता में पुराणों का संपादन, उनको चार्ज दिया होता है कि आप पुराणों का संपादन करवाइए। उन्होंने कई विद्वानों को बुलाया होगा। तो महाभारत के बाद नैमिषारण्य में हो चाहे विक्रमादित्य के काल में हो, इस काल में भारत का अमेरिका से कोई संपर्क नहीं था, ये सच है। इसलिए उसी तरह से सौर मंडल के ग्रह कक्षाओं की माप इस समय नहीं हुई थी। इन लोगों को पता नहीं था कि वो माप कैसे करनी है। तो इन लोगों ने पुरानी मापों को लिखा है, लेकिन जम्बू द्वीप के जैसे 2 वर्णन है, दोनों को मिक्सअप कर दिया है। यहाँ वर्णन एशिया का कर रहे हैं और देशों का वर्णन उसका साइज दे रहे हैं। जो सौर मंडल में चंद्रमा कक्षा मैंने पृथ्वी के चारों तरफ जो पृथ्वी से 100 गुनी बड़ा जो चक्राकार क्षेत्र है, उसको जम्बू द्वीप का माप कर रहा है।
तो माप उधर का दे रहे हैं, वर्णन इधर पृथ्वी पर क्या कर रहे हैं। तो ये भ्रम हो गया है, क्योंकि इन लोगों ने वास्तव में न तो देखा था न माप किया था, इसलिए भ्रम हुआ। लेकिन कुछ हद तक पुराने वर्णनों को उन लोगों ने सही रूप से पुनर्लिखित किया, तो इसलिए हम उसका अर्थ समझ सकते हैं। ये मानना पड़ेगा, दो चीजों को उन्होंने मिक्सअप कर दिया है। अब भारत देश पर आते हैं कि भारत देश के लिखा है कि 9 खंड थे। तो जैसे द्वीपों के बारे में कहा है कि वो सागर से घिरे हुए हैं, तो सभी द्वीप सागर से घिरे हुए हैं। जैसे अफ्रीका के 2 भाग हैं, वो दोनों सागर से नहीं घिरे हुए हैं। या जम्बू द्वीप और उत्तर का कुश द्वीप, वो सागर से नहीं घिरे हुए हैं, वो जमीन से मिले हुए थे। अभी सुएज नहर बना करके उसको काट दिया गया है। या उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका भी जमीन से मिले हुए हैं। एशिया और यूरोप भी जमीन से मिले हुए हैं। बिल्कुल। ये पूरी तरह से सागर से कोई भी द्वीप घिरा हुआ नहीं है। वो आकाश में, वो सौर मंडल में, वो उसको महासागर कह रहे हैं। जो ग्रहों के घूमने से जो जोन बन रहा है पृथ्वी के चारों ओर, वलयाकार जोन, उसको द्वीप कह रहे हैं। उनके बीच का जो क्षेत्र है उसको सागर कह रहा है। जैसे सबसे बड़ा द्वीप जो है, वहां कहा गया है कि 16 करोड़ योजन उसका रिंग का मोटाई है, जिसको पुष्कर द्वीप कहा गया है। यूरेनस की जो कक्षा है वो 16 करोड़ योजन मोटाई का रिंग होगा। तो पृथ्वी के आकार से करीब वो 1 करोड़ गुना बड़ा हो जाएगा। अगर रिंग का आकार देखेंगे तो लगभग 1 करोड़ गुना बड़ा हो जाएगा। इतना बड़ा पृथ्वी पर द्वीप कहाँ से होगा। तो ये आकाश और यहाँ के वर्णनों को मिला दिया है। तो भारत में लिखा है, वो प्राय सभी पुराणों में, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, भागवत में भारत के 9 खंडों का वर्णन है। तो यहाँ भी जिनको द्वीप कहा गया है वो कोई जरूरी नहीं है कि द्वीप हो। समुद्र से घिरे हो सकते हैं या किसी नेचुरल बाउंड्री होगी, उसको समुद्र माना गया, नेचुरल बाउंड्री से विभाजित है। तो भारत का जो पश्चिमी भाग है उसको वरुण द्वीप कहते हैं। वरुण को जैसे अब अरब का राजा कहते थे, अरब या इराक के राजा को वरुण कहते थे। उसके बाद में वर्तमान अफगानिस्तान और ईरान का कुछ भाग, एक गांधार द्वीप था, वहां गांधार देश है। उत्तर में तिब्बत को सौम्य द्वीप कहते थे। सौम्य मतलब उत्तर में होगा, सोम का स्थान हुआ। पूर्व में इंद्रद्वीप हुआ। इंद्रद्वीप, ये कई लोगों ने इसको इंडोनेशिया के पार्ट से जोड़ा है, लेकिन इंडोनेशिया नहीं है। वहाँ जैसे लिखा है कि इंद्र का महल है वाल्मीकि रामायण में। वैनतेय का भी घर है। तो वैनतेय का घर, वैनतेय नाम का एक जिला अभी भी कंबोडिया में है। वहाँ की जगहों, स्थानों के नाम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, सौभाग्य से। जितने प्राचीन नाम है भारत में बल्कि बदल गए हैं। बर्मा, थाईलैंड में, कंबोडिया में एक भी नाम नहीं बदला है। तो हाँ, आज भी कंबोडिया की राजधानी वाला जो जिला है उसको वैनतेय जिला ही कहते हैं। मतलब वो गरुड़ का स्थान था। गरुड़ का स्थान। और स्वर्ण भूमि भी कहते हैं वहां के एयरपोर्ट को। हाँ, तो इंद्रद्वीप संभवतः बर्मा, इंद्र को पूर्व दिशा का लोकपाल कहा गया, संभवतः बर्मा, थाईलैंड वगैरह को इंद्रद्वीप कहते थे। और इंद्रद्वीप कहते थे, इंद्रखंड कहते थे। आप खंडों की बात कर रहे हैं शायद। फिर इंडोनेशिया को वैसे यव द्वीप कहा गया है, उसको सुंडा द्वीप भी कहते थे। सुंडा मतलब एशिया के नक्शे पर वो हाथी की सूंड के जैसा दिखता है, सूंड के जैसा फैला हुआ, इसलिए उसको सुंडा द्वीप कहते हैं। आजकल जैसे पश्चिमी इंडोनेशिया को ग्रेटर सुंडा कहते हैं, पूर्वी इंडोनेशिया को स्मॉलर सुंडा कहते हैं। तो वो दोनों के बीच में सुंडा स्ट्रेट है। तो सबसे पूर्व का जो भाग था उसको गभस्तिमान कहते थे। गभस्तिमान वैसे तो भारत का खंड लिखा हुआ है, लेकिन शक द्वीप की एक नदी को गभस्ती कहा गया है। तो उस समय भी संभवतः ऑस्ट्रेलिया का कुछ भाग गभस्तिमान का शक द्वीप में आता था। आज भी जो मॉडर्न कॉन्टिनेंटल प्लेट है वो गभस्तिमान में उसका बाउंड्री है। मतलब मैंने जम्बू द्वीप का, एशिया का जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है और ऑस्ट्रेलिया का जो प्लेट है, उन दोनों का जंक्शन पपुआ न्यू गिनी में है, जिसको पहले गभस्तिमान कहते थे। आजकल भी वो जंक्शन है, उस समय भी जंक्शन था, क्योंकि वो दोनों जगह मैंने उसका वर्णन देखा। शक द्वीप में भी है, जम्बू द्वीप में भी गभस्तिमान, मैंने भारत के ही खंड में। तो उसके बाद और भी सिंघल और श्रीलंका को जम्बू द्वीप के उपद्वीप में गिना है, इसको भारत का खंड नहीं माना गया। अच्छा। कशेरुमान
इंडोनेशिया को कहते थे, पश्चिमी इंडोनेशिया और उसके कंटिन्यूएशन में ये अंडमान निकोबार जो है, इसको कशेरुमान कहते थे। वो कशेरुमान का मधुसूदन ओझा ने कहा कि सेलेबीज, उसको कशेरुमान एक फल होता था जिसको वहाँ वहाँ की भाषा में सेलेबीज कहते हैं। अब ये मैंने चेक नहीं किया कि सेलेबीज का वहाँ किस फल को कहते हैं, लेकिन जी सेलेबीज एक द्वीप है इंडोनेशिया में, उसको उनके अनुसार कशेरुमान का जो वर्णन है पुराणों में वो प्रायः सही निकलता है उसके अनुसार। तो ये जी भारत के 9 द्वीप है। भारत का जो सबसे पश्चिमी छोर था उसको जी यम कहते थे, संजमनीपुरी। आज भी उसका नाम बदला नहीं है। यमन है, संजमनी के सना है, डेड सी भी है, मृत सागर कहते हैं, अम्मान भी है। जितना यम और संजमनी के से जितना डेरिवेटिव है सब उधर ही मिलेंगे। यमन, अम्मान, सना, वो सब जॉर्डन और यमन में ये सब नाम मिलेंगे। तो उधर यम का राज्य था, जहाँ कठोपनिषद में कहानी है कि नचिकेता उनसे उपदेश देने गए थे। जी और तो यम का बारे में भी कई भ्रम है। जैसे यम को की जो दिशा है, उनको उसको दक्षिणी ध्रुव की दिशा को यम की दिशा कहा गया। उसको यम द्वीप इसलिए कहते थे कि वो जोड़ा है दक्षिण। ये बहुत बाद में पता चला, करीब 50 साल पहले पता चला कि दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका एक लैंड मास नहीं है, 2 लैंड मास है, बीच में एक पतला समुद्र है। तो वो डबल लैंड मास था, इसलिए उसको यम द्वीप, यम मतलब जोड़ा। छोड़ा अच्छा और उसी तरह से वरुण का राज्य तो अरब में था, लेकिन वरुण की सुखा नगरी कहा है कि अमरावती से 90 डिग्री पश्चिम में हवाई द्वीप के आसपास कहीं थी। तो ये भारत का जो मैंने वर्णन सुनाया, मैंने नक्शा के हिसाब से, उसका किष्किंधा कांड के 40वें अध्याय के 58 श्लोक में उसका वर्णन है कि संजमनीपुरी से उन्होंने 90 डिग्री पूर्व में अमरावती में पहला कदम रखा था, 90 डिग्री पूर्व में। जी दूसरा पद उन्होंने ठीक उत्तरी ध्रुव पर रखा। पद मतलब वो पैर नहीं रखे थे, मतलब नक्शे के हिसाब से वो पैर हुआ, दूसरा पैर। ठीक है जी तीसरा जी पैर वापस बलि के सिर पर, वो फिर वापस संजमनीपुरी आ गया। तो मतलब विषुवत रेखा से 45 डिग्री, मैंने उज्जैन से 45 डिग्री पश्चिम से 45 डिग्री पूर्व तक और उत्तरी ध्रुव तक। बिल्कुल सटीक वर्णन है किष्किंधा कांड में कि त्रिविक्रम का 3 पद कहाँ कहाँ पड़ा था। तो एक पद का मतलब एक पाद हुआ, क्वाड्रेंट हुआ, 90 अंश को एक पद कहा गया है। बाकी भारत में कई तरह के क्षेत्र हैं। जैसे 1923 में अविनाश चंद्र दास ने लिखा था कि भारत जी में ही सनातन सभ्यता हो सकती है। हम्म, उसका एक कारण उन्होंने दिया था, मैं पहले फॉरेस्ट सर्विस में था, दुनिया में जितने तरह के जंगल हैं सबका कुछ ना कुछ अंश भारत में जरूर मिलता है। जी जितने 64 प्रकार के डिटेल्ड क्लासिफिकेशन, चैंपियन सेट क्लासिफिकेशन कहते थे उसको, श्याम किशोर सेठ भारत के थे, उन्होंने उसको रिवाइज किया था, HC चैंपियन। तो श्याम किशोर सेठ का जो क्लासिफिकेशन है वर्ल्ड फॉरेस्ट्री का, उसके सब टाइप भारत में ही मिलते हैं, इसलिए भारत में ही विश्व सभ्यता का केंद्र हो सकता है। जी दूसरा यह है कि जब जल प्रलय और शीत युग आता है, तो जैसे यूरोप में या उत्तर अमेरिका में खेती वगैरह पूरी तरह से बंद हो जाती है, तो बर्फ से ढक जाएगा। लेकिन भारत में जल प्रलय का या शीत युग का कोई असर नहीं पड़ा, दोनों का कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि वो हिमालय से कवर था। हिमालय के दक्षिण में भारत पर उसका प्रभाव नहीं आता था, इसलिए भारत की सनातन सभ्यता है। दूसरा यह है कि हम लोग भारत को देवता और देवी के रूप में मानते हैं। जैसे 52 शक्तिपीठ है, कहीं कहीं जी 108 शक्तिपीठ का उदाहरण है, 12 ज्योतिर्लिंग है। जी या सिख धर्म में भी वैसा ही है, वो पूरे भारत को गुरु का स्थान मानते हैं। अभी तो जो नए जो चले हैं 11वें गुरु के, अंग्रेज गुरु के, मैकालिफ के, उनके अनुवाद के अनुसार जो, हाँ उनके अनुसार, मेरे फॉरेस्ट गार्ड था पंजाब में, उनको कहता था ये असली सिख नहीं है, 11वें गुरु के चले हैं। तो मैकालिफ का जो ट्रांसलेशन है उसके मुताबिक तो उनका हिंदू धर्म से कोई संबंध नहीं है, लेकिन उन्होंने भारत के हर क्षेत्र को गुरु नानक से जोड़ करके देखा है कि गुरु का स्वरूप माना है। जैसे हम लोग शिव का या दुर्गा का स्वरूप मानते हैं, जी जैसे मंझी साहब है,
या दातन साहब है, मंझी साहब का कहते हैं कि हाँ मंझी पर बैठते, बाकी जगह भी वो मंझी पर बैठते थे। ठीक दातन बात। साहब में दातुन किए थे, वो रोज दातुन करते थे, दुनिया में कहीं भी हो। तो ये गुरु के विभिन्न कामों से जोड़ करके, दैनिक गतिविधियों से जोड़ करके अलग अलग स्थानों का नाम रखा है। बहुत तो सुंदर। पूरे भारत को गुरु का स्वरूप मानते थे, तो सिख कंसेप्ट भी यही था। बहुत सुंदर या आपने। जैसे अमृतसर। जी जी जी, जी अपनी बात पूरी कर लें। तो प्राय हो गया मेरा कथन, ठीक जम्बूद्वीप है। और भारतवर्ष। एग्जैक्टली आपने जो बात कही है, आपने जम्बूद्वीप भारतवर्ष को पूरा 1 घंटे के इस कार्यक्रम में आपने समेट के रख दिया। आपने 9 खंडों के बारे में बताया, आपने जम्बूद्वीप के बारे में, बाकी सभी द्वीपों के बारे में बताया, सौर और चंद्र के बारे में बताया, मंगल के बारे में बताया, यूरेनस के बारे में, प्लूटो के बारे में आपने कहा है, और जिस तरीके से गंगा के बारे में कहा, आकाश गंगा के बारे में कहा, वलय के बारे में, त्रिज्या, व्यास, ये बहुत सारी बातें हैं। मुझे लगता है कि हमें इसमें थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा और कुछ आपसे जानने की आवश्यकता है, कि जहां इन पर्टिकुलरली अगर एक ही द्वीप की बात करें, कि अभी तो हमने एक कॉम्पैक्ट प्रोग्राम रखा है जिसमें हमने, जो कि हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को कम से कम एक साथ एक ऐसी जानकारी मिल जाए जिससे उन्हें कुछ उसके बारे में पता हो, लेकिन हम एक एक द्वीप के बारे में पूरा एक कार्यक्रम कर सकते हैं, और उसके लिए भी हम पूरे तरीके से तैयार हैं, कटिबद्ध हैं। और मेरा मानना है अरुण जी कि आप सर हमारे बीच में आएंगे वापस से, और एक एक खंड के बारे में या एक एक द्वीप के बारे में पर्टिकुलरली हम उसके बारे में बात करेंगे, कि जम्बू द्वीप के बारे में, केवल जम्बू द्वीप के बारे में बताइए, केवल पुष्कर द्वीप के बारे में बताइए, केवल शाकल द्वीप के बारे में बताइए। लोग जानना चाहते हैं कि पुराने भारत में किस तरीके की वो व्यवस्था थी। जो आपने कहा कि महाभारत से पहले ही ये सब काम हुआ था, महाभारत के बाद में तो इतना सब काम हुआ ही नहीं है। तो वो 5,000 वर्ष पुराने इतना काम, आपने भी कहा कि कैसे उन्होंने वो योजनों को नाप लिया था, वो कैसे नापा था, यही तो प्रश्न है। और इस प्रश्न का थोड़ा बहुत जितना उत्तर हमें मिल जाए, तो शायद हमारी जिज्ञासा, हमारा जो भान है, हमारा अद्भुत जो एक प्रज्ञा रही है, हम अपरा विद्या की, परा विद्या की बात करें, वैकारिक की बात करते हैं, इन सब के बारे में हमें थोड़ा थोड़ा हमारी मेधा शक्ति से ज्ञान हो पाएगा। और बहुत धन्यवाद अरुण जी आपका पधारने के लिए, और मैं फिर से निवेदन करूंगा आपसे, आप फिर पधारिएगा। और कोई विषय जो है वो ज्योतिष के बारे में, जैसा आपने कहा कि समुद्र से लोग जब नाविक जाते थे तो ज्योतिष और आयुर्वेद का उन्हें ज्ञान होना बड़ा आवश्यक था। तो जो समुद्र से जाते हैं उनको विशेष तौर पे ज्योतिष का ज्ञान होना क्यों आवश्यक होता है, ज्योतिष का किस तरीके से खगोल से जो संबंध है, तो ज्योतिष खगोल का संबंध और वर्तमान, हम इसके ऊपर एक कार्यक्रम आपके साथ में अवश्य करना चाहेंगे। और ज्योतिष के ऊपर आपने काफी अध्ययन किया है, बहुत अच्छा लगा आज आपके साथ में जुड़ के। मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को जो समझ में आया होगा वो टिप्पणियों के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से जरूर हमारे इस कार्यक्रम में वो दिखाई देगा। तो आप सभी से निवेदन है, आप हमारे प्रबुद्ध सदस्य बने, जिससे कि हम इस मुहिम को, इस अभियान को बहुत आगे बढ़ा सके। हमारी बहुत अंदर से इच्छा है, हर भारत के हर नगर से 40-50 लोगों को हम चुन रहे हैं, और इसके लिए व्यवस्था पक्ष हेतु हमने जो बताया आपको, डिस्क्रिप्शन में आप चेक कीजिएगा। जम्मू टॉक्स को आगे बढ़ाने के लिए आप हमारे पैट्रन बनिए, संरक्षक सदस्य बनिए, ये बहुत आवश्यक है। और वीडियो को आगे बढ़ाना, लाइक करना, शेयर करना, हमसे संपर्क करना, लिखिए हमें, ईमेल करिए। ईमेल आईडी आप अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है चैनल के, वहां भी आपको मिलेगा, और हर कार्यक्रम के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप कैसे भी करके, लेकिन कुछ ना कुछ आप अवश्य करें, और ये पुनश्च जम्बूद्वीप के अभियान के लिए बड़ा आवश्यक है। बहुत धन्यवाद अरुण जी चर्चा में सहभागी होने के लिए। प्रणाम, जय श्री राम, जय जम्बूद्वीप। जय श्री